बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट की ग्रे स्केल की प्रैक्टिस की थी। मैं इस प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर को मल्टीपल टाइम्स ओपन करता हूँ। विंडोज़ प्लस ई का बटन दबाऊँगा, मेरे सामने कंप्यूटर की वीडियो हुई ओपन, और इसमें मैंने यही एड्रेस, इस चीज़ को हम एड्रेस बार कहते हैं, पेस्ट कर दिया। अब ये एक फ़ोल्डर मेरे पास 2 बार ओपन हो चुका है, जिसकी मदद से मैं बासानी फ़ोल्डर्स को स्विच कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल क्या किया था। हमने एक्सरफ के फ़ोल्डर में 2 एक्सरफ्स तैयार किए थे। आर्किटेक्चरल ड्राइंग का एक्सरफ तैयार किया था, जिसको हमने ग्रे स्केल किया था, और इसमें से हमने कॉलम्स को और ग्रिड को डिलीट कर दिया था। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद वापस जाता हूँ, और ये हमारा स्ट्रक्चरल का फ़ोल्डर बनाया था, जिसमें हमने अपनी स्ट्रक्चरल की फ़ाइनल ड्राइंग में से कॉलम्स को अलग ड्राइंग में ग्रे स्केल कर दिया था, जबकि ग्रिड्स को अलग ड्राइंग में ग्रे स्केल कर दिया था। और इसके बाद जब हमारे ये तीनों एक्सरफ्स तैयार हो गए थे, तो इनको हमने अपनी आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर जाके ज्वाइन कर दिया था, अटैच कर दिया था, जो कि ये थी। आज हम इस ड्राइंग को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें बाकी रेलिवेंट सर्विसेज को इम्पोज करने के बाद। तो अब बाकी रेलिवेंट सर्विसेज में दोबारा स्ट्रक्चरल सिस्टम आता है, स्ट्रक्चरल सिस्टम के बाद मैकेनिकल सिस्टम आता है, और उसके बाद हमारा अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उभर सकता है कि हमने कल तो स्ट्रक्चरल सिस्टम पे काम किया था, अब दोबारा स्ट्रक्चर सिस्टम ही क्यों? तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, लेट मी ओपन द फाइल एज वेल, वो डिपेंड कर वो उसके अंदर हमारे 3 मेन सिस्टम्स आ रहे होते हैं। सिर्फ हमारे कॉलम और एक्सिस नहीं होते, या कॉलम या ग्रिड नहीं होती, हमारी बीम्स भी होती हैं और हमारी स्लैब्स भी होती हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। तो मैं रेफरेंस में आर्किटेक्चरल में जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक ड्राइंग है जिसका नाम है एलिवेशन सेक्शन। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये मैंने अपने आर्किटेक्चरल एलिवेशन और सेक्शन को ओपन किया। सबसे पहले हमें बीम्स और कॉलम और स्लैब को समझना पड़ेगा, वरना इस प्रोजेक्ट पे काम करना या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्लैब। ये चूंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब वो ज़मीन जिस पे हम खड़े होते हैं वो हमारी स्लैब होती है, जिसे हम फर्श भी बोलते हैं, फ्लोर भी बोल देते हैं। इसका टेक्निकल नाम होता है स्लैब। तो ये हमारी स्लैब होती है। इस स्लैब के ऊपर जो हमारी छत होती है, ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब होती है। मतलब ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब है, ये फर्स्ट फ्लोर स्लैब है, और जो इसका टॉप होता है ये फ्लोर फिनिशिंग लेवल कहलाता है। अब अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्लैब अपने पैरों के नीचे नज़र आ रही है। ये स्लैब बनाना स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का काम होता है। उनकी अपनी कैलकुलेशंस होती है स्टील की, कंक्रीट की, और वो उस हिसाब से स्लैब तैयार कर देते हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की स्लैब बनाना भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम होता है। आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट भी ये काम करता है, मगर इसको ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से स्ट्रक्चरल वाले परफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आर्किटेक्ट ने एक आइडियोलॉजिकली एक स्लैब बना दी। उस स्लैब के अंदर जितनी कमियां हैं, वो सारी की सारी, जो कि उसकी मजबूती के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सारी की सारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेंगे। अब ये स्लैब बना दी, तो इसमें कॉलम भी होते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है। कॉलम का मतलब है कि एक वॉल जो कि मुकम्मल तौर पे कंक्रीट की बनी होगी, जो शुरू होगी आपकी बेसमेंट से या फुटिंग से। यह मैं नीचे स्ट्रेच करता हूँ, एक एग्जांपल बनाता हूँ। लेट से ये कंक्रीट की फुटिंग है, और इस फुटिंग के ऊपर से ये बेस है हमारी, कॉलम शुरू हो रहा है। इसको इसके मिड पे रख देते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे है समझने के लिए। और ये कॉलम ऊपर जा रहा है। इस कॉलम ने इस स्लैब का वज़न बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन ये कॉलम अकेला नहीं कर सकता। कॉलम को ये वज़न बर्दाश्त करने के लिए बीम की सपोर्ट चाहिए होती है। बीम कुछ इस शक्ल में होती है। अगर हम सामने से देखें, आपकी आसानी के लिए मैं यूं बताता हूँ। कॉलम चूँकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखे हैं, उसे पिलर भी बोल देते हैं, जबकि पिलर अलग चीज़ होती है। लेकिन कोई भी साइट आपने बनती हुई देखी होगी, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि उस पर बड़े बड़े सतून खड़े किए होते हैं, और जिस तरह सतून खड़े किए होते हैं, उसी तरह की एक दीवारें सी होती हैं,
जो कि लेटी हुई होती हैं उसके साथ ही हॉरिजेंटल पोजीशन में, यानी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नज़र आता होगा। मैं रफली बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। इसी को हम कॉपी करते हैं, रोटेट करते हैं। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर, बेसिकली मैंने पहले भी कहा था ढांचे को कहा जाता है। इस तरह आपने देखा होगा कि ये एक तरह का ढांचा बना हुआ आपको अक्सर नज़र आता होगा। और सम टाइम क्या होता होगा कि इसके नीचे आपको बाज़ जगह पे यूं एक और स्लैब सी नज़र आ रही होगी जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं पूरे फ्लोर को कवर कर रही होती। इसको हम अपनी बीम कहते हैं। मेरे पास इसका परफेक्ट सेक्शन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, वरना वो आपके समझाने के लिए बेहद मददगार होता है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल रफली तरीके से बना रहा हूँ। नीट तरीके से बनाऊँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। कुछ इस तरह से सपोर्ट दे रहा होता है। इसी बीम को हम जब सामने से देखेंगे तो वो इस शक्ल की होगी। दोबारा आपको बताता हूँ, कॉलम हमेशा हमारा वर्टिकल पोजीशन में होगा, बीम हमेशा हमारी हॉरिजेंटल पोजीशन में रहेगी। मतलब अगर आप कॉलम को ऊपर से देखेंगे तो कॉलम इस तरह से नज़र आएगा, और अगर बीम को आप सामने से देखेंगे तो तब बीम कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जैसा कि यहाँ पर ये हमें हमारी बीम नज़र आ रही है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि लेट से कॉलम और बीम के अंदर से कोई चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारी सर्विसेज होती हैं केबल ट्रे की, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह की सर्विसेज को लेकर चलते हैं। तो ये केबल ट्रे बीम को क्रॉस नहीं कर सकती, हमें इसे बीम से नीचे रखना पड़ता है। और ये हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि हमारी बिल्डिंग में बीम कहाँ कहाँ से गुज़र रही है। इसके अलावा HVAC वाले हैं तो वो अपनी डक्टिंग को बीम से क्रॉस नहीं कर सकते, प्लम्बिंग वाले अपने पाइप्स को क्रॉस नहीं कर सकते। हम सबको देखना पड़ता है कि स्ट्रक्चरल की बीम्स कहाँ पर हैं, कॉलम्स किधर हैं, और हमें उनको अवॉइड करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल के ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की तमाम तर स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर बेस करती है। तो अब हम स्ट्रक्चरल की उन ड्राइंग्स को ओपन करते हैं जहाँ से हमें बीम और स्लैब मिल सके। इसके लिए मैं दोबारा आर्किटेक्चरल से वापस जाता हूँ और स्ट्रक्चरल सिस्टम में के फोल्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने आप देखिएगा, अगर मैं लिस्ट देखता हूँ, एक ग्राउंड फ्लोर स्लैब की ड्राइंग है और दूसरी फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग लेआउट है। हम इन दोनों को ओपन करेंगे। ये दोनों फाइल्स ओपन हो रही हैं, इनके ओपन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, ये दोनों फाइल्स अब ओपन हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर स्लैब की, कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। जैसा कि आप ये सेक्शन देख सकते हैं कि बेसिकली हमने जिस चीज़ के ऊपर खड़े होना है वो हमारी स्लैब है। हमारी कुछ सर्विसेज अंडरग्राउंड होती हैं, मतलब वो ज़मीन के नीचे से रन कर रही होती हैं। तो इस सूरत में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो हम जहाँ से उन सर्विसेज को ला रहे हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर बीम टाइप मटेरियल, आपको समझाने के लिए बीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा, डली हुई है। मतलब यहाँ पर जब भी हमारी कोई सर्विस आएगी हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि वो कितने, उसकी डेप्थ हमने कितनी रखनी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डेप्थ कितनी है? तो यहाँ पर आप देखें कि हर चीज़ का साथ उन्होंने सेक्शन और ड्राइंग नंबर का हवाला दिया है। ये हमारी सेक्शन लाइन है और इसको हम सेक्शन टैग या फिर सेक्शन हेड भी कहते हैं। तो चलिए 4201 के सेक्शन नंबर 5 को चेक करते हैं। 4201 ये हम ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने देखना है हमारा सेक्शन नंबर 5, ये सेक्शन नंबर 5 है। और अब हमने इस चीज़ को देखना है। यहाँ पर ये देखें, ये मेंशन किया है कि ग्राउंड फ्लोर स्लैब, और इसके नीचे ये स्लैब जो आ रही है इसकी थिकनेस 100 mm है। मतलब यहाँ पर से हमारी जो भी सर्विस जाएगी उसका हमने अंडरग्राउंड लेवल इससे नीचे ही रखना है, कम अज़ कम भी। तो ये चीज़ का आपने बेहद ख्याल रखना है कि जब भी आपने स्ट्रक्चरल सिस्टम को स्टडी करना है आपको पता होना चाहिए आपकी बीम किधर जा रही है, आपकी स्लैब की थिकनेस कहाँ कहाँ पर कितनी है। तो हम सबसे पहले इस ड्राइंग को ग्रे स्केल करेंगे और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग की ड्राइंग को भी ग्रे स्केल करेंगे। लेकिन हमें इन ड्राइंग्स को हर टाइम लोड करके नहीं रखना।
ये सिर्फ जब हम अपना हाई लेवल का काम करेंगे, हमारे अपने रेफरेंस के लिए हम चीज़ों को चेक करेंगे और उसके बाद इस एक्सर्फ्स को अनलोड कर देंगे। हम यहाँ से अपने ग्राउंड फ्लोर की स्लैब को और फर्स्ट फ्लोर की फ्रेमिंग को, इन दोनों को कॉपी करते हैं। हमने इन्हें कॉपी किया, अपने स्ट्रक्चरल के फोल्डर में है एक्सर्फ में, और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया। अब चूँकि ये हमारे एक्सर्फ्स के सिस्टम में ऐड होने जा रहे हैं, इनकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने बाय मिस्टेक टिपिकल फ्लोर को कॉपी किया, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। दोबारा मैं स्ट्रक्चरल के फोल्डर में जाता हूँ और ग्राउंड फ्लोर की स्लैब को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V। अब इनकी नंबरिंग करने की सबसे पहले ज़रूरत है 003 002 प्रोजेक्ट 100 P100 स्ट्रक्चरल, और यहाँ पर हमने लिखना है GF स्लैब एक्सर्फ, या हम इसे GSL भी कर सकते हैं। हमारी ड्राइंग्स का नाम इस तरह का होना चाहिए कि हमें इसके अंदर अपना मैक्सिमम रेफरेंस भी मिल जाए, यानी हम देखें तो हमें समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। और इसका नाम इतना लेंथी भी नहीं होना चाहिए कि ये समटाइम्स बाज़ लोगों के कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी स्क्रीन होती है, तो वहाँ पर ये नाम पूरा देखना मुश्किल हो जाता है, वो फिर कुछ इस तरह से आता है। इसके बाद इसी नाम को हम दोबारा कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया फर्स्ट फ्लोर स्लैब। ये बात आपने जहन में रखनी है कि फ़र्स्ट फ्लोर स्लैब भी आपके ग्राउंड फ्लोर ही की ड्राइंग में इम्पोज होगी। अब हम इन दोनों को ग्रे स्केल करने के लिए ओपन करते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको भी बंद कर देंगे। इसके अलावा इसको भी क्लोज़ कर देंगे। इसके अलावा इस फाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं और इस फाइल को भी, इन दो फाइलों को रहने देते हैं। ये मेरी लेयर्स का सेटअप है जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, और ये हमारा मेन वर्किंग फ़ाइल होगी। अब हम इन दोनों फाइल्स को ओपन कर लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि इसके अंदर कोई मिसिंग एक्सर्फ है या नहीं। एक्सआर की कमांड देंगे। अब ये बता रहा है कि सिर्फ टाइटल ब्लॉक मिसिंग है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा मैंने इसको डी अटैच कर दिया। अब मैं इसकी लेआउट के सेटिंग के अंदर जाके देखूंगा कि कोई लीजेंड है या नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि कॉलम और लिफ्ट वॉल है। कॉलम और लिफ्ट वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपनी फाउंडेशन से शुरू होती हैं। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी कॉपी करने की। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। डिलीट, पर्च करते हैं PU से। मैंने पर्च के लिए अपने शॉर्टकट कीज़ रखे हुए हैं, आप अपने कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं AutoCAD 2020 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मगर आपने कमांड के कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद हम ऑडिट करेंगे। पर्च और ऑडिट, इसको और Ctrl+S, इन तीन चीज़ों को आप अपनी आदत बना लें। हर 5 से 10 मिनट के बीच में आपने लाजमी अपने काम को सेव भी करना है, पर्च भी करना है और ऑडिट भी करना है। हम लेयर्स में जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि मेरा लेयर का डायलॉग ज़ोर है जो आजकल AutoCAD के अंदर आता है, वो कुछ इस तरह से सेटअप सामने होता है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सारी की सारी लेयर्स अनलॉक्ड हैं, और जो ट्रेडिशनल क्लासिकल स्टाइल था क्लासिक लेयर्स का, जो कि पुराने AutoCAD के वर्जन्स में होता है, वो कुछ इस शेप में आया करता था। बहरहाल हम एक लाइन लगाते हैं 000 पे, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइप करके डायमेंशन, हमारी जो ड्राइंग है वो मूव नहीं होती। हम यहाँ से बेस पॉइंट लेंगे, INT टाइप करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन की कमांड हमारी सेटिंग में अनचेक है, हम इन चीज़ों को भी अभी जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा था, हम अपने टॉगल की बार पे भी जाके यहाँ पे क्लिक करके इन चीज़ों को ऑन कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, या SE टाइप करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है हम उन तमाम की तमाम तर चीज़ों को चेक कर लेंगे। नियरेस्ट परपेंडिकुलर, इंसर्शन, इंटरसेक्शन, बेसिकली हमें इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का भी।
हमारी ड्राइंग 000 पे आ चुकी है। अब हमने जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन सबको डिलीट कर देंगे। हमें ग्रिड कॉलम की और ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इनका ग्रे स्केल रेडी कर चुके हैं अपनी फ़ाइल के लिए। ये सेक्शन टैग्स हैं, हमें इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनको भी ख़त्म कर देंगे। हम इनको सेलेक्ट सिमिलर करके भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दो फीडबैक्स आए थे कि आप काइंडली थोड़ा सा स्लो मोशन में काम करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसको भी इरेज किया, इसको भी इरेज किया, या फिर इन सबको सिलेक्ट सिमिलर ही कर लिया। ये इकट्ठे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए हमें इतनी एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पर ये मेंशन है कि हम ये नोट्स हैं, हम इन नोट्स को रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे अपने प्रिंट में फाइनली शो नहीं करेंगे। लेकिन हम इन सारे टेक्स्ट को एक लेयर में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे। हमें स्टेयरकेस को भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये लिफ्ट्स की ओपनिंग्स हैं, इनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा इन चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे। ओके, हमने इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। अब ये जो स्लैब्स हैं हमने ये एज इट इज़ दिखानी है जैसे कि हैं। ये रैंप है, रैंप दिखाने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये रैंप ऑलरेडी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में शो किया गया होता है। हम इस रैंप को भी ख़त्म कर देते हैं। ओके, ऑल राइट। अब ये चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर की लेआउट में इम्पोज हमने करनी है और ज़रूरत पड़ने पे इनको चेक करना है। अब सबसे पहले हम इनकी लेयर्स को कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट में बीम के लिए कोई लेयर है कि नहीं। तो अगर आप ये देखें, मैंने हर लेयर के आगे अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एक लेयर थी स्ट्रक्चरल टेक्स्ट की, दूसरी स्ट्रक्चरल बीम की, तीसरी स्ट्रक्चरल लेवल की। मैं इन तीनों लेयर्स को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अपनी ड्राइंग में लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले स्ट्रक्चरल टेक्स्ट की बारी। हम टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट है हमें चाहिए उसको इस लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली आसान तरीका है, मैं ले आइसोलेट कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें हमारे लेवल में आती हैं। इसको मैंने मैच प्रॉपर्टीज़ कर दिया। हमें यहाँ पर इनकी हाइट भी एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा बता दूँ कि इसमें जो कुछ लिखा है हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करना, यह सिर्फ हमारे अपने रेफरेंस के लिए होगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल लेवल की बारी आ जाती है, तो जितने भी लेवल हैं अब उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आपने देखा था कि मैंने इन सारे के सारे लेवल्स को स्केल किया था, एडजस्ट किया था। यहाँ पर उसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा, इसको कॉपी करते हैं। ये अब ये देखें कि इसकी कवर लेयर और है और इंटरनल लेयर और है, इस वजह से ये ले आइसोलेट में शामिल नहीं हुआ था। ये देखें, ये ले आइसोलेट नहीं हो रहा क्योंकि बाहर लेयर का नाम लेवल है, लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये ओपन होगा तो इसके अंदर की लेयर का नाम कुछ और होगा। यहाँ पे इस लेयर का नाम सेटिंग है, जबकि बाहर इस लेयर का नाम लेवल है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आपके ब्लॉक की इंटरनल लेयर ज़ीरो रहे। ये प्रोफेशनल्स का तरीक़ाकार है। और जो काम को नहीं समझते वो क्या करते हैं कि जो कवर लेयर होती है वही लेयर इंटरनल भी कर देते हैं। आपके सामने मिसाल आ चुकी है, लिहाजा हम इसको ज़ीरो लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी लेयर ज़ीरो और इसका कलर भी बाई लेयर। इससे ये होगा कि मैं कवर लेयर जोन सी भी सिलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें इसने इस लेयर की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को अपना लिया है। लेट से मैं इसको बीम की लेयर में डाल के मैच प्रॉपर्टीज़ करता हूँ, ये बीम की लेयर में चला जाएगा। तो तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि आप जो भी ब्लॉक बनाएं ब्लॉक की लेयर ज़ीरो होनी चाहिए अंदर से, और कवर लेयर जोन सी भी आप बनाना चाहते हैं बना दें और उसका जोन सा भी कलर देना चाहते हैं दे दें। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, ड्रॉसमैन्स, डिज़ाइनर्स, उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो बेचारे करना चाहें भी तो कर नहीं पाते। उन पे बस एक ही प्रेशर होता है कि काम करके दो, काम करके दो। लिहाजा वो, और जो जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड्स की कोई परवाह नहीं होती। ये आपका मामला है, बाद में अगर कहीं पर किसी जगह पर ऑब्जेक्शन हो जाए, कोई आप अपनी ड्राइंग किसी ऐसे शख्स को दिखाते हैं जो कि किसी अच्छी कंपनी में काम करता है या स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखता है, वो फिर आपके बारे में एक अच्छी राय कायम नहीं करता।
लिहाजा कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें उसको एक अच्छे अंदाज में करने के लिए महारत हासिल कर लें। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको अपनी बीम की लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अपनी जो दूसरी सीरीज़ है बहुत जल्द उसमें लेयर्स के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मेक लेयर, मैच लेयर और मर्ज इनटू करंट लेयर वगैरह की ऑप्शंस का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तब तक मैं इसको सिंपल तरीके के साथ ही करता हूँ जिसे कोई भी बेहद आराम से समझ सकता है। मैं इन सब को बीम की लेयर में डाल रहा हूँ जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसकी लेयर को ऑफ़ करता हूँ, इस लेयर को भी ऑफ़ करता हूँ। अब जो कुछ मेरे पास बचा है मुझे उसे करंट लेयर में करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इन सब को अपनी करंट लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब सारी चीज़, ये पूरी की पूरी ड्राइंग मेरी मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हो चुकी है। इसका नाम तक तैयार हो चुका है। मैं इसको पर्ज और ऑडिट कर रहा हूँ। ये पर्ज और ऑडिट के लिए मेरा अपना बनाया हुआ शॉर्टकट है। आपको PU टाइप करके एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद ऑडिट करना पड़ेगा। चूँकि ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स ही के लिए बना रहा हूँ, वो इन सारी बातों को ऑलरेडी जानते हैं। हम इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे। इस फाइल से हमारा जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग की जानिब। अब हमने यहाँ पर अपना काम करना है। लेयर्स मैंने ऑलरेडी कॉपी की थी, हम इनको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर में जाएंगे। तमाम तर लेयर्स को मेक श्योर करने के लिए एक बार लॉक करेंगे, फिर अनलॉक करेंगे और उसके बाद इसे क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हम 000 के ऊपर एक लाइन लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइन लगानी है, आप सर्कल भी लगा सकते हैं। और हम इन सब को मूव करते हैं। इसको सिलेक्शन से बाहर निकाला, R दबा के, और हमारे एक्सिस की इंटरसेक्शन या ग्रिड की इंटरसेक्शन को देखा और ला के एंड पे रख दिया। अच्छा, एक्सिस और ग्रिड, बाज़ लोग आप सुनेंगे कि एक्सिस बोलते हैं, बाज़ लोग ग्रिड बोलते हैं। इसके बीच में भी एक डिफरेंस है। ग्रिड की मैं आपको एक एग्जांपल ये बताता हूँ कि ग्रिड जब भी गुजरेगी वो मैक्सिमम अपने कॉलम्स के मिड को क्रॉस कर रही होगी। ये देखें, ये ग्रिड जा रही है तो ये कॉलम के मिड से जा रही है, इस कॉलम के भी मिड से जा रही है। आगे जो कॉलम होगा ये उसको भी मिड ही से क्रॉस करेगी। जबकि एक्सिस इस तरह काम नहीं करते। एक्सिस इस तरह काम करते हैं जैसे ये जा रहा है कि एक तरफ 100 mm का गैप होगा, बाकी तरफ का जो गैप है वो कुछ भी हो सकता है, वो अनस्टेबल होगा, यानी उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी। ये ग्रिड और एक्सिस का सिस्टम है। ये ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, ये एक्सिस सिस्टम नहीं है। इसमें मैक्सिमम ग्रिड कॉलम के दरमियान में से क्रॉस करती है। ओके, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। सेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब ये स्टील का शेड्यूल है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब ये देखें, ये एक जनरल टेक्स्ट है जिसमें स्लैब की थिकनेस बताई गई है 340 mm है, वगैरह वगैरह। इस नोट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इस नोट को हम डिलीट नहीं करेंगे। एक्सिस की, अब ग्रिड की हमें कोई ज़रूरत नहीं रही, इस चीज़ की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। और इसके बाद एक बार जाके लीजेंड्स में देख लेंगे कुछ नया तो नहीं। तो कुछ नया नहीं तो हम दोबारा मॉडल में जाएंगे और इस लेआउट को भी डिलीट कर देंगे। ये हमने लाजमी करना है। एक ज़रफ़ चेक करेंगे, अगर कोई एक ज़रफ़ है तो हम उसको डी अटैच कर देंगे। मेरा सिस्टम ज़रा हैंग हो चुका है, देखते हैं ये कितनी देर में सेट होता है। राइट क्लिक और इसको डी अटैच कर देंगे। डी अटैच करने के फ़ौरन बाद अब यहाँ पे मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, पर्ज टाइप करेंगे, पर्ज ऑल करेंगे। पर्ज ऑल करने के बाद हम इस सब पूरे को ऑडिट करेंगे। ओके, इसको ऑडिट करने के बाद अब हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए हमने वो सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, ये देखिए, ये बी लिखा हुआ है। इस बी का मतलब है कि ये बीम है, और ये साथ में बीम का साइज़ लिखा है कि ये 200 mm थिक है और 800 mm इसकी हाइट है। और यहाँ पर जैसा कि नोट में मेंशन है कि हमारी स्लैब 340 mm है, मतलब यहाँ से 1.14 मीटर का जो एरिया है वो कवर्ड होगा। हमारी जोन सी भी सर्विस जाएगी वो उसके नीचे से गुजरेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टील बार्स के अलामत है, ये इसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बीम की लेयर को आइसोलेट करते हैं और यहाँ पर भी अपनी बनाई हुई बीम की लेयर को आइसोलेट करते हैं। हम इस पर क्लिक करके इसे मेक
करंट लेयर करते हैं, इन सब को हमने सेलेक्ट किया और अपनी करंट लेयर में चेंज कर दिया। ये जो है ये एटिक स्लैब है। एटिक स्लैब के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, इसकी हमें यहाँ पर रख लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसके ऊपर आएगा। यानी ये एटिक स्लैब का मतलब होता है छत के ऊपर छत या छत के नीचे छत। सिंपली आप समझ लें हमारे घरों में एक चीज़ होती है छती, ये छती ही है। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इन चीज़ों की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इस रेफरेंस तक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एटिक स्लैब ओके, बाकी ये इन कॉलम्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम इन कॉलम्स को भी डिलीट कर देंगे। राइट, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एटिक स्लैब है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि इस ड्राइंग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बीम्स को देखना है, स्लैब ओपनिंग्स को देखना है, बस। इसके अलावा इस फाइल का और कोई मकसद नहीं है। अगर इसके अलावा हमें कोई डिटेल चाहिए होगी तो हम डायरेक्ट स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रेफ़र करेंगे। ये स्लैब भी हमें अपनी करंट लेयर में करनी है, ये एंड ऑफ स्लैब लाइन है, ये लाजमी हमारे पास होनी चाहिए। इसकी डिटेल, इसको भी हम बीम की लेयर में कर देते हैं कन्वर्ट। अब हम अपनी बीम की लेयर को ऑफ कर देंगे ले ऑफ की कमांड के ज़रिए, LAYOOFF। मुझे थोड़ा सा फिर भी जल्दी में काम करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, वीडियो का यही फ़ायदा होता है। अब हमारी जो अगली रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रक्चरल टेक्स्ट और लेवल की है बस। तो अब ये जो बीम का टेक्स्ट है ये हमें लाजमी तौर के ऊपर चाहिए, वरना हम ये तय ही नहीं कर सकते कि हमारी बीम की हाइट क्या है। लिहाजा मैं फिर एक लाइन लगाता हूँ, मैंने कल आपको बताया था हम डायरेक्ट मैच नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं टेक्स्ट को उठाऊँ और मैच कर दूँ तो ये टेक्स्ट की ये देखें रोटेशन भी बदल जाएगी, साइज़ भी बदल सकता है, तो ये दुरुस्त नहीं। और ये दोबारा बता दूँ कि हमें यहाँ पर अपनी बीम्स के साइज़, टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, हमने इसको प्रिंट नहीं करना। ये बात मैं आपको बार बार कहूँगा, इसको जहन में रखिएगा। लेकिन हमने इसको एक प्रॉपर तरीके से रखना ज़रूर है। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी वजह से कि इंजीनियर से डिस्कस करने के लिए हमें प्रिंट करना भी पड़ जाए तो हमारा प्रिंट रीज़नेबल रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा फाइनल सबमिशन जाएगा क्लाइंट को, कंसल्टेंट को या किसी भी थर्ड पर्सन को, उसमें हम बीम्स को प्रिंट नहीं करेंगे। आई गेस हमारे सारे के सारे टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुके हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हम एक बार देखेंगे, यहाँ पर मिसिंग हुई, हम इस मिसिंग को भी ऐड कर लेंगे। लिफ्ट्स के टेक्स्ट डाउन अप ये हमें नहीं चाहिए, लिहाजा हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट सिमिलर करता तो जो कुछ इस लेयर में था वो सब कुछ सिलेक्ट हो जाता, चाहे वो उसकी मुझे ज़रूरत होती या ना होती। ओके, हमने इस चीज़ को भी कर लिया। अब ले ऑन करते हैं, अब देखते हैं कि पीछे कुछ रह गया हमारे पास। आई एम सॉरी दैट आई कैनॉट एक्सप्लेन यू अबाउट दिस थिंग, लिहाजा हम इसको रख लेंगे, मुझे इल्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है। अगर आपको इस तरह का कोई डाउट होता है तो आप स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन से जाके मिल सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया इसके बारे में। या फिर हम टाइमली बाद में टाइम निकाल के सेक्शन देखकर, अगर सेक्शन में ये दिखाया गया है तो समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। अब ये सेक्शन टैग्स जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम एक बार उन सारी लेयर्स को ऑफ़ कर देते हैं जो हमने कन्वर्ट कर दी थी। इसको हम मैच करते हैं ताकि ये लेवल की लेयर में रहे। ये ले ऑफ़ कर दिया, इसको ले ऑफ़ कर दिया। ओके, अब हमने देखना है कि कहीं पर कोई लेवल लिखा हुआ है या नहीं। तो हमें कहीं पर कोई लेवल नहीं दिया गया स्लैब का, इट्स ऑल राइट, क्योंकि हमें फाइनल लेवल आर्किटेक्चरल ड्राइंग से मिलते हैं। तो अब ये जितना भी टेक्स्ट है हम इसको ऑफ कर सकते हैं, हम इसकी लेयर को ऑफ कर देंगे और बाकी जो कुछ बचा उसको डिलीट कर देंगे, सिवाय इसको मैंने रिमूव किया, बाकी सबको डिलीट किया। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया और इसको बचाया इसके अंदर से, और यहाँ पर भी जो कुछ था सब कुछ डिलीट कर दिया। इसको भी हम स्लैब की लेयर में कर देते हैं, बीम की लेयर में ले जाएंगे।
राइट, इस टेक्स्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेफ्ट सिमिलर, ये बाय मिस्टेक अपनी जिस लेयर में हमने करना था उस लेयर में नहीं गया, कोई मसला नहीं। सेलेक्ट सिमिलर करके हमने इसे सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट की लेयर में कन्वर्ट किया और फिर वैल्यू बाय लेयर कर दी। और ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। हम बस ये मेक श्योर करेंगे ये जो कुछ भी है इसकी लेयर कोई एक ही रहे। तो हम एक लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं SD, और इसको कोई भी कलर दे देते हैं। लेट से हम इसको कलर नंबर दे देते हैं 8। इसको अपनी करंट लेयर बनाते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और अपनी करंट लेयर में चेंज कर दिया। और इसके बाद हम इसे बाय लेयर करते हैं। ये जो कमांड्स के मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे अपने बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं। आपने ऐसे सेलेक्ट किया मैनुअली और इसकी लेयर को भी यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर दिया। यहाँ पर हम कलर को मैनुअली कर देते हैं क्योंकि ये लाइन टाइप दिया गया है, अगर हमने कुछ भी किया तो वो लाइन टाइप बदल जाएगा। अब हमारी स्ट्रक्चरल की ड्राइंग्स मुकम्मल तौर के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के लिए तैयार हो चुकी हैं। इसे पर्ज ऑडिट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। अब हम अपनी ड्राइंग में जाते हैं और हमने अपने एक्सरफ्स को अटैच करना है। मेक श्योर करेंगे हमारी करंट लेयर एक्सरफ की हो जो कि हमने बनाई थी, GNTL एक्सरफ। TL का मतलब टाइल है, ओके। अब हम XOR टाइप करते हैं और अटैच ड्राइंग में जाते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने लास्ट टाइम जो एक्सरफ्स ऐड किए थे वही हमें शो कर रहे हैं। यहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब इन दोनों को एज एन एक्सरफ ओके अटैच कर लेते हैं और ये हमारे सामने आ चुका है कि हमें कौन सी कहाँ कहाँ पर हमारी बीम्स आ रही हैं। अब लेट से ये एक्सरफ अगर मुझे ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको अनलोड कर दूँगा। ये ग्राउंड फ्लोर का एक्सरफ है, थोड़ा सा इसको ड्रैग करते हैं और इसको भी अनलोड कर लूँगा। जब मैं ग्राउंड फ्लोर के लेवल का काम करूँगा तो लो लेवल की सर्विसेज पे काम करूँगा, इसको रीलोड कर लेंगे और बाद में इसको अनलोड कर देंगे। फिर जब हम हाई लेवल का काम करेंगे तो हम हाई लेवल के लिए फर्स्ट फ्लोर की स्लैब को रीलोड कर लेंगे। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मीनवाइल मैं आपके लिए दूसरी वीडियो तैयार करूंगा जिसमें कि मैं आपको मैकेनिकल सर्विसेज को इम्पोज करने के बारे में बताऊंगा, जो कि AC है, ड्रेनेज है, वाटर सप्लाई है, फायर फाइटिंग है और इसके अलावा अपनी इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज जो कि हमारे पास थी, फायर अलार्म की, सिक्योरिटी की या फिर टेलीफोन की या फिर इलेक्ट्रिकल की। इन सारी चीज़ों को इम्पोज करेंगे, इसके बाद ही हम काम शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए और ये टोटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है। ये मैक्सिमम टोटल प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटे का होता है। लेकिन चूंकि मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, सम टाइम बताने में टाइम ज़्यादा लगता है, इंसान को सोच समझ कर वो बात करनी पड़ती है ताकि सारे इसको समझ सकें, टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कल की वीडियोस की प्रैक्टिस की थी और उन्होंने टोटल वीडियो को 15 मिनट के अंदर अंदर बना दिया था, उस वीडियो को जिसको बनाने में मुझे 1.5 घंटा लगा था। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये कितना लंबा प्रोसेस होता है वीडियो में बताने का। तो आपने उतना टाइम हरगिज़ नहीं लगाना जितना टाइम मैंने वीडियो बनाने में लगाया है। और मज़ीद एक बात कि जब आप एक बार मेरी वीडियो को देख लेंगे उसके बाद जो कुछ मैंने कराया है उसको बगैर देखे प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपको मुकम्मल तौर के ऊपर समझ आ जाए। तो चलें ठीक है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।